बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ कार्य करने की विधि के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे शक्तियाँ जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती है, इनमें गति नहीं होती, मगर ये प्रारंभिक तैयारी करके बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के दूसरे समूह की मदद करती है। तो प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ वेदरिंग फोर्सेस कहा जाता है। दूसरे प्रकार की अर्थात गति से कार्य करने वाली शक्तियों को अपर्दन की शक्तियाँ कहा जाता है, एरोसन फोर्सेस कहा जाता है। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ भी दो प्रकार की हैं। एक तो एक स्थान पर रहकर कार्य करती है, जिन्हें अपक्षयण या अपक्षय की शक्तियाँ कहा जाता है, और दूसरी गति करके काम करती है, उन्हें कहेंगे अपर्दन की शक्तियाँ। तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ दो प्रकार की हो गई, अपक्षयण की शक्तियाँ और अपर्दन की शक्तियाँ। तो पहले पढ़ेंगे अपक्षयण की शक्तियाँ। अपक्षयण की शक्तियाँ चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए प्रयासशील रहती है। इनका क्या प्रयास रहता है? चट्टानों को तोड़कर कणों में बदलना, मिट्टी में बदलना। सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती है। दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती हैं और रात में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। बार बार फैलने व सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। गर्म चट्टानों पर वर्षा की मार भी उनके टूटने की गति को तेज करती है। वर्षा जल चट्टानों को काटता भी है। चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जमकर बर्फ बनकर फैलता है। इससे उत्पन्न बल चट्टानों को चटका देता है। वायु के साथ उड़ते धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह चट्टानों को घिसते हैं। वायु के साथ धूल के कण उड़ेंगे तो चट्टानों को रेगमाल की तरह घिस देते हैं। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण वायु की अपक्षयण शक्ति को माना जाता है। अपक्षयण शक्ति ने रेगिस्तान के पहाड़ों को रगड़कर रेत बना डाला है। प्रकृति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना, विलयीकरण आदि भी चट्टानों को कमजोर कर उनके अपक्षयण में मदद करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव जैसी जैविक शक्तियां भी अपक्षयण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती है तथा बाद में वृद्धि कर उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। जंतु बिल बनाकर चट्टानों को तोड़ने में सहायक होते हैं। मानव तो चट्टानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है। मशीनों व बारूद की मदद से मानव की अपक्षयण की शक्ति वर्तमान में सर्वाधिक है। जीव विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रकृति में छोड़ते हैं, वे भी अपक्षयण में मददगार होते हैं। कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्तियाँ बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है और मिट्टी का निर्माण अपक्षयण की शक्तियों द्वारा ही होता है। कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के रसायन अपक्षयण के कारण ही चट्टानों से बाहर आते हैं। तो ये हो गई एक प्रकार की बाह्य विवर्तनिक शक्ति, अपक्षयण की शक्तियाँ। दूसरे प्रकार की कौन सी? अपर्दन की शक्तियाँ, जो गति करके अपना कार्य करती है। अपक्षयण की एक स्थान पर रहकर कार्य करती है। अपक्षयण की शक्तियाँ एक स्थान पर रहकर अपना प्रभाव दिखाती हैं। अपर्दन की शक्तियाँ गति करके अपना प्रभाव दिखाती है। वायु, जल व बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीन ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते रहते हैं। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूटकर बहती चली जाती हैं। वायु, जल व बर्फ अपक्षयण का कार्य भी करते हैं। इनका कार्य इतने पर ही समाप्त नहीं होता। ये अपक्षय से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों को दूर तक ले जाते हैं, दूर तक परिवहन करते हैं। जहाँ जाकर ये पदार्थ जमा होते हैं, कालांतर में उस धरातल का रूप बदल जाता है।
अपक्षयण से जमा पदार्थों को वायु या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया अपर्दन कहलाती है। तो अपर्दन की शक्तियों में नंबर 1 है बहती वायु की शक्ति। वायु स्थिर नहीं रहकर गतिशील रहती है। वायु की गति ही उसे अपक्षयण की शक्ति प्रदान करती है। वायु का वेग बढ़ने के साथ अपक्षयण की शक्ति भी बढ़ती जाती है, कभी विनाशक होकर बड़े क्षेत्रों के नक्शों को बदल डालती है। प्रकृति में किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देने वाला एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिस पर होने वाली नाभिकीय क्रिया के कारण अनंत मात्रा में ऊर्जा चारों ओर बिखरती रहती है। इसमें से एक छोटा भाग पृथ्वी तक ही पहुंच पाता है। पृथ्वी के हर भाग पर तथा वर्ष के विभिन्न महीनों में सूर्य की ऊर्जा समान मात्रा में नहीं पहुंच पाती। ऊर्जा के इस असंतुलन के कारण हवा कहीं कम गर्म होती है तो कहीं ज़्यादा गर्म हो जाती है। हवा गर्मी पाकर फैलती है और हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठ जाती है। उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ की वायु कैसे होगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो जिस स्थान की हवा गर्मी पाकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाएगी वहाँ से, तो वहाँ की जगह खाली हो जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए अधिक दाब वाले स्थान से कोई दूसरी वायु बहकर आएगी कम दाब वाले स्थान की ओर, जिसके कारण हवा बहने लगती है, हवा चलने लगती है। बहती हवा को पवन कहा जाता है। पवन की गति दोनों स्थानों के वायु दाब के अंतर पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी पर कई स्थानों पर वर्ष भर वायु दाब अंतर एक समान बना रहता है। इस कारण वहाँ वर्ष भर एक ही दिशा में एक समान गति से हवाएं बहती हैं। प्राचीन काल में इन हवाओं का उपयोग जहाज को हवा की दिशा में ले जाने के लिए किया जाता था। भूमि पर कुछ हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती, ऋतुओं के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है। इस कारण इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है और ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। सर्दियों में 6 महीने धरती से समुद्र की ओर चलती है और शीतकालीन मानसून का कारण बनती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वत्र वर्षा करता है। मानसून की वर्षा से ही वर्ष भर के उपयोग हेतु पानी मिलता है। तो बहती वायु की शक्ति में है नेक्स्ट क्या, असमान वेग की हवाएं हैं। कई बार असमान वेग की हवाएं भी पैदा होती हैं। चक्रवात परिवर्तनशील हवा का प्रमुख एग्जाम्पल है। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती है। चक्रवात हवाएं केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। चक्रवात हवाएं क्यों उत्पन्न होंगी? केंद्र पर वायुदाब कम हो जाता है, इस वजह से। चक्रवात का घेरा 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों का विस्तार व हवा की गति उष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक होती है। चक्रवात के कारण क्षेत्र के मौसम में एकदम परिवर्तन आ जाता है। मई के महीने में सावन के महीने का एहसास होने लगता है। तेज हवा के साथ घनघोर वर्षा होती है। बादलों के तेज गरज व बिजली की चमक भय का निर्माण करती है। पेड़ टूटते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं। बिजली गुल होने से सामान्य जीवन बाधित होता है। कुछ ही दिनों में स्थिति एकदम सामान्य हो जाती है। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न दाबांतर के कारण भी बहुत शक्तिशाली तूफान उठते हैं। ये तूफान उस क्षेत्र में भारी तबाही का कारण बनते हैं। तो अपर्दन की एक तो शक्ति हो गई बहती वायु की शक्ति। बहती वायु दो प्रकार से, एक तो एक दिशा में बहेगी समान रूप से तेज या धीरे, और दूसरी होती है असमान वेग की हवाएं जिसमें वर्ताकार घूमती हैं, चक्रवात आते हैं। दूसरी अपर्दन की शक्ति है बहते पानी की शक्ति। बहते पानी की शक्ति को आपने नदी के रूप में देखा होगा। पहाड़ों से निकलकर झील या समुद्र में समाप्त होने तक नदी घाटी से डेल्टा तक कई संरचनाओं का निर्माण करती है। नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कुछ नदियां मात्र बरसात में बहती हैं
तो कुछ 12 महीने बहती हैं। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसी ही एक नदी सरस्वती के किनारे पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। बाद में सरस्वती नदी के बहाव में बदलाव आने पर वहाँ के लोगों को अन्य क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ा था। नदी सरस्वती को पुनः खोजने का प्रयास चल रहे हैं। गंगा, यमुना व चंबल जैसी सदा बहने वाली नदियों के महत्व को सभी जानते हैं। इनसे प्राप्त जल व मिट्टी से करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। नदी को महत्व देने के लिए माँ कहा जाता है। नदियों में अधिक जल आने पर इनकी विनाशक शक्ति का सामना करना पड़ता है। और एक है इसमें हिमनद, ग्लेशियर। ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, पानी जमकर हिमकणों के रूप में बरसता है, बर्फ़ के रूप में बरसता है, बर्फ़ के कणों के रूप में। इस घटना को हिमपात कहते हैं। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों या ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपात की स्थितियां ही रहती हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम व बर्फ़ की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती हैं। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ़ की पूरी परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। बर्फ़ परत के बहने को ही हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। हिमनद की गति कम होने के कारण इनके प्रभाव को नदी के प्रभाव की तरह तत्काल नहीं देखा जा सकता। मगर दीर्घकालिक प्रभाव बहुत देखने को मिलते हैं। हिमनदों के विशाल आकार के कारण इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। मार्ग में रुकावट बनने वाली चट्टानों को पीसकर मैदा जैसा बारीक कर देते हैं। गंगा व यमुना हिम नदों से निकलने वाली नदियां हैं। आजकल विश्व के औसत तापक्रम में वृद्धि हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ कम बनती है। बर्फ़ बनती कम है, पिघलती ज़्यादा है, जिससे हिम नदों का आकार सिकुड़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम कम बन रहा है मगर पिघलता अधिक है। बर्फ़ बन तो कम रही है और पिघल ज़्यादा रही है, जिससे हिम नदों का आकार सिकुड़ने लगा है। हिम नदों का पानी बहकर समुद्र में आ जाने से समुद्र की सतह ऊपर उठती जा रही है और समुद्र के किनारे बसे कई शहरों को धीरे धीरे जल में समा जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत का द्वारका शहर प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है और हर बार नया बसाया जाता रहा है। पुरानी द्वारिकाओं को जल के अंदर खोज लिया गया है। और बहते पानी की शक्ति में है नेक्स्ट समुद्री धाराएं। जल का अधिकांश भाग समुद्रों में निहित होता है। अपने विशाल आकार के कारण समुद्र सदैव एक ही तरह के दिखाई देते हैं। नदी के तरह बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति समुद्र में देखने को नहीं मिलती। इस कारण समुद्र को शांत कहा जाता है। गहराई से देखने पर समुद्री जल में शक्ति देखने को मिलती है। वायु के प्रभाव से समुद्र जल को लहरों के रूप में ऊपर नीचे होते आपने देखा होगा। भूकंप या ज्वालामुखी फटने या तूफान आने पर समुद्री लहरें घातक हो जाती हैं। समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। इनमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं ठंडा जल। समुद्री धाराओं के बहने का कारण ढाल नहीं होकर तापक्रम अंतर घनत्व में अंतर होता है। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तो ठंडी धाराएं शीतल कर देती हैं। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं अपने साथ बहुत सी नमी ले जाती हैं, जो ऊंचे स्थानों पर वर्षा का कारण होता है। जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ बहुत तापांतर पैदा हो जाता है, जो हरिकेन व टाइफून जैसे तूफानों को जन्म देता है। जहाज़ों के संचालन व समुद्री जीवों के जीवन पर धाराओं का प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में आने पर होता है। ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है। इसके खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये होगा चैप्टर 15।